नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाठी। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है और यह चुनाव देश भर में खासा दिलचस्प भी हो गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर लोगों की निगाहें इस बार भी टिकी हुई है। अरविंद केजरीवाल जो लगातार 3 चुनाव से जीत हासिल कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीसरी बार देश की सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश के अन्य हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन कर रही, पर 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी बीते 2 चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। ऐसे में इस बार भी बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कई मुद्दों पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। शराब नीति घोटाले से लेकर शीश महल और पार्टी के अंदर खींचतान इस चुनाव की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। यहां बीजेपी के सामने लगातार 6 बार की अपनी हार के रिकॉर्ड को बदलने की चुनौती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जड़ों को बचाकर रखने की कोशिश में है। तो लंबे समय तक दिल्ली में राज करने वाली कांग्रेस को खाता खोलने का भी टोटा नजर आ रहा। उधर भाजपा और आप के बीच कांटे की इस टक्कर में जीत का ऊंट किस करोड़ बैठेगा, आज हम इस पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज के मुद्दे मोदी का मंत्र या केजरी का तंत्र में। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में तमाम सियासी पंडित इस बार के मुकाबले में भी कांग्रेस को बाहर ही मान रहे हैं। सियासी हवा भी ये बता रही है कि मुकाबला आप और बीजेपी के बीच ही होने जा रहा है। बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो आप का चेहरा अरविंद केजरीवाल है। फिलहाल चुनाव प्रचार थम चुका है। अब नेता डोर टू डोर जाकर जनता जनार्दन के सामने हाथ फैलाएंगे और अपनी जीत के लिए आशीर्वाद मांगेंगे, जिसके बाद 8 फरवरी को पता चलेगा कि नतीजों में किसकी चली, मोदी के मंत्र की या फिर केजरीवाल के तंत्र की। दिल्ली चुनाव पर देखिए हम चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर आज यानी सोमवार को शाम को बंद हो गया। पिछले कई दिनों से सभी पार्टियों के बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे थे और एक दूसरे पर तीखे हमले किए। आरोप प्रत्यारोप के राजनीति के बीच अरविंद केजरीवाल द्वारा हरियाणा पर यमुना के पानी में जहर मिलाने के आरोप से दिल्ली के चुनावी रण में नया विवाद खड़ा हो गया। वहीं केंद्रीय बजट में 12 लाख तक का आयकर छूट की घोषणा से भी चुनावी समीकरण प्रभावित होने की बात कही जा रही है। दिल्ली के सभी सीटों पर कांटे की लड़ाई है। चुनाव से कुछ दिन पहले बागियों के कारण भी आपकी परेशानी बढ़ सकती है। साफ दिख रहा है सबको कि दिल्ली में कांग्रेस का एक ही मकसद है, कैसे भी आम आदमी पार्टी को हरवाओ। कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, केवल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। वहीं पिछले दिनों यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से नया विवाद शुरू हो गया है। भाजपा नेताओं ने आक्रामक तरीके से पलटवार किया और चुनाव आयोग से शिकायत की। प्रधानमंत्री से लेकर अन्य नेता इस आरोप को लेकर आपको घेरने में जुट गए। उन्होंने इसे दिल्ली और हरियाणा के लोगों के बीच के संबंध से जोड़ दिया। इस विवाद से हरियाणा के साथ लगते विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है। केंद्रीय बजट में 12 लाख तक आयकर छूट की घोषणा का भी दिल्ली के चुनाव पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा नेता इसे चुनावी मंच से उठाकर दावा कर रहे हैं। सिर्फ भाजपा मध्य वर्ग का ध्यान रखती है। पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य वर्ग को साधने में असफल रही भाजपा को इससे उम्मीद जगी है। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया, जीरो। वहीं राहुल और प्रियंका अपनी चुनावी सभाओं में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। सरकार पर लगे भ्रष्टाचार और शीश महल का मुद्दा उठ रहा है।
इसके साथ केंद्र की आप सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। इनके प्रचार में उतरने से कांग्रेस प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। उन्हें पिछले 2 विधानसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी दिल्ली का पानी पी लीजिए, 1 गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, बीजेपी नेता दिल्ली से हैं, जितेंद्र मिश्रा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं, मनोज यादव जी हैं, सपा प्रदेश अध्यक्ष भोपाल से हैं, अपूर्व मिश्रा जी आप नेता दिल्ली से हैं, अजय त्रिपाठी एग्जीक्यूटिव एडिटर भोपाल से हमारे साथ हैं, डॉक्टर लखन चौधरी राजनीतिक विश्लेषक रायपुर से। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत से जितेंद्र जी आपसे ही, इंडिया गठबंधन वो आरोप लगा रहे हैं उधर केजरीवाल जी कि आप भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, देखिए, ये तो त्रिपाठी जी सबको मालूम है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ते तो देश में बहुत सारी जगह हैं जहां हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते थे। आज इस बात को देश की जनता समझती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई शाश्वत विपक्ष है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस पार्टी का विरोध अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। बाकी लोग कब कहाँ किसके साथ होते हैं ये समय और परिस्थितियां तय करती है। हमने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध पहले दिन से किया है, उसकी गलत नीतियों का विरोध किया है, और आज भी हम दिल्ली में जो खड़े हैं निश्चित तौर पर इस अन्याय के खिलाफ खड़े हैं जो दोनों दलों ने वादा खिलाफी की है। एक ने गंगा साफ करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपया खत्म कर दिया, एक ने यमुना सफाई के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपया गायब कर दिया। तो इसके सवाल पूछने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, और निश्चित तौर पर हम खड़े हैं। हम अपने 10 साल के 15 साल के उस कार्यकाल को याद दिला रहे हैं जो शीला जी के समय दिल्ली में विकास के कार्य हुए, और ये बात सही भी है। आज दिल्ली की जनता से आप बात करो तो वो बताती है कि एक ने शीश महल बना लिया, एक ने राजमहल बना लिया। आज जो फ्लाईओवर्स का जाल अगर बिछा था तो शीला जी के जमाने में बिछा था, कांग्रेस की सरकार में बिछा था। इसको आज याद करने पे मजबूर हो गए। काठ की हांडी त्रिपाठी जी बार बार नहीं चढ़ती है। आज वही मोहल्ला क्लिनिकों की हकीकत लोगों के सामने आ गई। मोहल्ला क्लिनिक का बोर्ड लगा है, ना दवाई है, ना डॉक्टर है, ना इलाज है, ना कोई गुंजाइश है उसकी। ये सब चीज़ें जनता देख चुकी है, समझ चुकी है। और इसके बाद आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर विधानसभा में मैं देख रहा था आंकड़ा, तो 30-35%, 32 से 35% मिलता है। और इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हमारी पॉपुलैरिटी बुलंदियों पर जा रही तो गलत है। प्रधानमंत्री मोदी का अभी चुनाव निपटा है, आपने देखा क्या स्थिति है। कहाँ 400 पार की बात कर रहे थे, कहाँ 230-235 पे सिमटना पड़ा। ये बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी वो आंकड़ा जो वो कह रहे हैं वो दिखा नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी लोकसभा में 24% वोट लेकर के आती है दिल्ली में, इससे ज्यादा उसका आंकड़ा कभी नहीं बैठा। कितनी बढ़त कर लोगे आप? 10 साल की आपकी एंटी इनकम्बेंसी सामने खड़ी, वादा खिलाफी आपके सामने खड़ी, जेल में गए मंत्री आपके सामने खड़े, बंगले आपके सामने खड़े, और शराब घोटाला वो भी किसी से छिपा नहीं है। तो इन सब के बाद अगर आप ये कहें कि हम सरकार बना रहे हैं, मुझे लगता है गलत है। इसमें जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय आने दीजिए, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। त्रिपाठी जी, हमारे पास खोने को दिल्ली में कुछ नहीं, लेकिन जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में गणित में मध्य प्रदेश में अपनी ताकत बढ़ाई है, पिछली बार हम बहुत कमजोर थे, अब की बार मध्य प्रदेश में बढ़ी है ताकत। ये बताता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में भी कांग्रेस आमद दर्ज करने जा रही है, और बहुत अच्छे विधानसभा परिणाम हमारे साथ आएंगे। चलिए, मैंने आप सीट जीतेंगे? निश्चित तौर पर त्रिपाठी जी, जीतने की लड़ाई लड़ता है कोई भी व्यक्ति। हमने मध्य प्रदेश में भी लड़ी, भारतीय जनता पार्टी ने भी लड़ी। आपने देखा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा सीटें ली, और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई। मनोज जी, आप उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव तो मिलके लड़े मनोज जी, लेकिन वहां अखिलेश जी अरविंद केजरीवाल का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ आप मिलके लड़े ना? जी जी। क्या हो गया इंडिया का? समाजवादी पार्टी हमेशा विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी को जो हराने का काम करता है उसके साथ में है।
इंडिया गठबंधन हमारा है, लोकसभा के लिए था, क्षेत्रीय जो चुनाव हैं उनमें कहीं भी नहीं है। हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से सीट मांगी थी, उन्होंने कहा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कांग्रेस हरा सकती थी भारतीय जनता पार्टी को, तो इसलिए कांग्रेस को समर्थन दिया था जी। अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा ट्वीट किया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि सीटों का चल रहा था कि 2 सीट दे दी जाए, हरियाणा में 4 सीट दे दी जाए। उन्होंने कहा सीट का सवाल बिल्कुल नहीं है, हमें 0 सीट मिलेगी तो हमें नहीं लेनी है, हम पूरी तरीके से आपके साथ में भारतीय जनता पार्टी को आप हराइए, हमारा पूरा समर्थन है। लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर लोकसभा में देखेंगे तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराया है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये उन्होंने भी कहा, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जो हरा सकता है उसके साथ में हैं, क्योंकि अभी मेन उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी रहती है। इंडिया गठबंधन था वो तात्कालिक था, मतलब ऐसी नहीं, लोकसभा के लिए हमारा इंडिया गठबंधन था, बाकी क्षेत्रीय जो चुनाव रहते हैं, जो स्टेट के चुनाव रहते हैं, जहां सहमति बन जाती है गठबंधन बनेगा तो अच्छा है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी जो चुनाव हुआ था तो हम लोगों ने कांग्रेस से मध्य प्रदेश में 1 सीट मांगी थी उपचुनाव में, उन्होंने नहीं दी, तो विजयपुर में हमने समर्थन दिया था, बुधनी में हमने अपना कैंडिडेट उतारा था, आप देखेंगे तो जी। तो विजयपुर में कांग्रेस जीती भी। तो हमारा हमेशा ये रहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है हम उसके साथ में हैं, और केजरीवाल जी ने दिल्ली में अगर हरा सकते हैं तो केजरीवाल जी हरा सकते हैं। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन कितनी लड़ाई में है वो आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है, लेकिन लड़ने का दायित्व सबका है, लड़ना चाहिए अपनी जगह। जितेंद्र जी, आप मतलब देखिए, आपका माने जहां समर्थन जिस पार्टी के साथ आपका रहा है वही बोल रहे हैं कि आप सिर्फ लड़ रहे हैं। ये तो देखिए कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है, हमने हरदम मदद की, छोटे दलों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको बराबरी की, बंटवारे के साथ लड़े, बराबर के कार्यक्रम के साथ लड़े। ये तो देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। निश्चित तौर पर अखिलेश जी हमारे साथी रहे, भविष्य में भी हम साथ में काम करेंगे। ये इन परिस्थितियों में उन्होंने किन मजबूरियों के कारण या किन परिस्थितियों में ये निर्णय लिया उसका खुलासा होगा धीरे से। जी चलिए, हमारे साथ खेमचंद जी है। खेमचंद जी, जैसा कि आरोप, खेमचंद जी मेरी आवाज आ रही है आपको? नमस्कार जी नमस्कार, आपकी आवाज लेकिन धीमी आ रही है। मेरी आवाज सही आ रही है आपको? जी। खेमचंद जी, केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, क्या सही है कुछ? देखिए, केजरीवाल जी जा रहे हैं इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है। जाता हुआ व्यक्ति, डूबता हुआ व्यक्ति कुछ भी करता है, कुछ भी करता है, वही केजरीवाल जी कर रहे हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। अब दिल्ली से आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है, उन्होंने ना तो यमुना जी साहब की, ना दिल्ली की सड़कें बनाई, ना ही स्कूलों में 40 जहाँ पोजीशन खाली पड़ी है उनको भरा, ना ही उन्होंने दिल्ली वालों को जल दिया, और ना ही बिजली दी। सबसे महंगी बिजली दिल्ली में 18 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली दिल्ली में पड़ती है। गर्मी में बुरा हाल हो जाता है, चारों ओर अफवाह है, चारों ओर इस तरीके से उन्होंने दिल्ली को अस्त व्यस्त कर दिया है कि कहीं भी बिना कमीशन चोरी के, बिना पैसे के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। शराब के ठेके गली गली में खोल दिए, वहाँ 2000 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने घोटाला किया। कहते थे कुछ सुविधा नहीं लूंगा, सिंपल रहूंगा, आम आदमी, लेकिन फीसमेल बना लिया 55 करोड़ का। आज लोग देख रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी के साथ, मोदी जी की गारंटी के साथ लोगों के बीच में जा रही है। हम कह रहे हैं हम आएंगे तो 2500 रुपए बहनों को देंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बहनों का सम्मान किया जा रहा है, महाराष्ट्र में सम्मान किया जा रहा है, वैसे ही सम्मान हम दिल्ली में करेंगे। हम बता रहे हैं कि हम आएंगे तो 10 लाख तक का आयुष्मान भारत कार्ड सभी को देंगे। जिस तरीके से 25 लाख तक की सुविधा हम लोग राजस्थान में ऑलरेडी दे रहे हैं, तो लोग लिंक कर रहे हैं। अन्य राज्यों में अलग अलग तरीके की जो हमने नई नई योजनाएं शुरू की वो हम ऑलरेडी दे रहे हैं, जो हम दिल्ली में इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो लोगों को विश्वास हो रहा है कि वही मोदी जी हैं जो घर घर में टॉयलेट बनवा देते हैं, सभी घरों को बिजली दे देते हैं, घर घर तक सड़क पहुंचा देते हैं। ये वही मोदी जी हैं जो 5 साल से लगातार फ्री में राशन दे रहे हैं। ये बड़े बड़े काम करने के लिए जाने जाते हैं, तो दिल्ली की जो मूलभूत समस्याएं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप कितनी सीट जीत रहे हैं खेमचंद जी? नहीं होगा, खेमचंद जी कितनी सीट जीत रहे हैं? नहीं होगा। कितनी सीट जीत रहे हैं खेमचंद जी आप? खेमचंद जी मेरी आवाज आ रही है? करेंगे सवाल, आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? देखिए, हम मेजोरिटी के साथ बहुत अच्छे मार्जिन के साथ सरकार बना रहे हैं।
मैं कोई नंबर आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ बनने जा रही है और आम आदमी पार्टी धड़ाम से नीचे आ रही है। अपूर्व जी, धड़ाम से नीचे आ रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही हो तो? सर, धड़ाम से तो ये लोग ऊपर हमें लोकसभा में भी नीचे ला रहे थे। इंडिया अलायंस को 400 पार का नारा दे रहे थे, फिर पूरे देश ने देखा किस तरीके से 240 पे आके सिमट गए। तो इंडिया अलायंस तो है नहीं इस बार। जितेंद्र जी अलग बोल रहे हैं, मनोज जी अलग बोल रहे हैं, आप अलग बोल रहे हैं। आप बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जमुना का पानी पी लीजिए, हॉस्पिटल में मिलेंगे केजरीवाल जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि वह सीट जीत रहे हैं, तो उसका जवाब देना चाहूंगा जी। पिछली बार इनका वोट शेयर महज 5-6% रहा था, जो इस बार खिसक के 2 या 2.5% पे मुझे मेरा अनुमान है आने वाला है। तो वोट कटुआ पार्टी की तरह ये लोग दिल्ली में आए हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है, इसीलिए इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर इस बार दिल्ली प्रदेश का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। भाजपा इनको अपनी बी टीम के रूप में यूज कर रही है। तो यहां मैं कांग्रेस को भाजपा की बी टीम कह के संबोधित करना चाहूंगा कि जो भाजपा की बी टीम है, ये एक भी सीट नहीं जीतने वाली है, सिर्फ वोट कटुआ पार्टी के रूप में सामने आने वाली है। कोई विजन नहीं, कोई नेता नहीं, कोई काम इनकी सरकार कर नहीं पा रही थी, इसीलिए हमें जनता ने मौका दिया था। तो बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां भाजपा के हमारे साथी कह रहे हैं सरकार हम बनाएंगे लेकिन सीट कितनी आएगी ये नहीं बताएंगे, तो देखिए, बोलने में तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। बिल्कुल। अपूर्व जी, जैसे गुजरात में आप वोट कटुआ पार्टी थे, बी टीम के रूप में बीजेपी के साथ थे, उसी तरह ये है दिल्ली में आप, मतलब कांग्रेस वाले। देखिए, मैं इस डेफिनेशन को अभी क्लियर कर देता हूं। जी। वोट कटवा वो लोग होते हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन खुद कोई सीट नहीं जीत पाते हैं। जी। तो हम सबको पता है कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीतने वाली है, इसीलिए वोट कटवा है। गुजरात में हम चुनाव लड़े, हम 5 सीट लेके आए, तो हम वोट कटवा कहां से हो गए जब हम 5 सीट वहां जीते? तो वोट कटवा हम जब कहलाते हैं जब हम एक भी सीट नहीं जीतते, सिर्फ वोट काटते। जी, चलिए। और यही कारण है कि इंडिया अलायंस के, यही कारण है त्रिपाठी जी कि इंडिया अलायंस के बाकी सभी साथियों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि बीजेपी की बी टीम बनके लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव हमारा साथ दे रहे हैं, ममता बनर्जी हमारा साथ दे रही है, शिवसेना यूबीटी हमारा साथ दे रही है, और भी अन्य सभी दल हमारे साथ दे रहे हैं। मतलब बीजेपी के अगेंस्ट में जो अभी है, आप कितनी सीट दे रहे हैं? अब खेमचंद जी कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन वो सीट जीतने का नहीं बता रहे कितनी जीत रहे हैं। आपको अंदाज है कि आप कितनी सीट ला रहे हैं? पिछली बार से ज्यादा या कम? देखिए, हम भाजपा की तरह आल जलाल बातें नहीं करते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, सीट नहीं बताएंगे। मैं आपको एक आंकड़ा दे सकता हूं कि 60+ सीटें आम आदमी पार्टी लेकर आएगी। अब ये जनता के ऊपर है, मैं कोई सर्वे तो करता नहीं हूं सर, लेकिन जो हमारा इंटरनल रिपोर्ट है, मैं खुद फील्ड पे हूं, अभी आप देख सकते हैं, मैं खुद जो अभी डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, खुद मैंने अभी प्रचार अपना वाइंड अप किया है और मैं खुद अभी डिबेट में बैठ रहा हूं। तो फील्ड पे जिस हिसाब से माहौल है, 60 से ऊपर सीटें आम आदमी पार्टी जीत के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मतलब 60, मान ले 63 पिछली बार थी, तो 61-62 आपकी हो सकती। ये 7-8 सीट बीजेपी को जाएगी कि कांग्रेस को? देखिए, मैंने इस बात को तो डिबेट शुरू से स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस वोट कटवा पार्टी है, तो उन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा। इवन उनका वोट शेयर भी जो है वो 2 से 2.5% के बीच में रुक जाएगा। तो भाजपा कई जगह फायदा ले सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी सीटें बढ़ेगी, क्योंकि मैंने 60+ कहा है, तो 60+ में 69 भी आता है, 68 भी आता है, 67 भी आता है, और 67 तो हम पहले भी लेके आए हैं। तो कोई ऐसा अजूबा वाला काम नहीं होगा कि अगर आम आदमी पार्टी 69 सीट भी लेके आ जाती है तो। हमारे साथ डॉक्टर लखन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं रायपुर से। लखन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रहा है लखन जी, अभी आपने सुन लिया सबको अलग अलग। इंडिया अलायंस की बात लोकसभा में होती है, फिर विधानसभा चुनाव में होते हैं। अखिलेश जी कहते हैं कि जो भी बीजेपी के अगेंस्ट में मजबूत होगा, हम उसी का साथ देंगे। तो ऐसे में अलायंस, आगे आने वाले समय में अलायंस को खतरा है। और दूसरा, वोट कटवा पार्टी, अपूर्व जी बोल रहे हैं, खेमचंद जी कह रहे हैं कि कांग्रेस भी अच्छी लड़ रही है, जितेंद्र जी कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं, 5% से कम वोट शेयर की बात हो रही है, मनोज जी भी यही कह रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में कांग्रेस वहां जाएगा? कांग्रेस का 2%। जी देखिए, निश्चित तौर पर इंडिया जो अलायंस है वो खतरे में तो चल ही रहा है। जिस तरह से दिल्ली में एक दूसरे के विरुद्ध में कांग्रेस और
आप पार्टी लड़ रहे हैं, जी निश्चित तौर पर देखिए इंडिया गठबंधन को लेकर जो है सवाल तो उठना लाजमी है। और जहां तक कांग्रेस की भूमिका की बात है तो देखिए पहले ये कहा जाता था, बहुत पहले करीब सप्ताह भर पहले तक ये कहा जाता था कि त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली में होगा और कांग्रेस को अच्छा करने जा रही है, ऐसा कहा जा रहा था। और सारी रिपोर्ट्स जो आ रही थी वो भी इस बात को प्रमाणित कर रही थी। लेकिन अभी पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से परिस्थिति बदली है और माहौल में बदलाव आया है, तो अभी ये कहा जा रहा है कि मुकाबला जो है अब केवल जो है बाइपोलर हो गया है, द्विकोणीय हो गया है और कांग्रेस जो है बाहर हो चुकी है। देखिए इस मुकाबले में कांग्रेस ने द्विकोणीय हो गया, त्रिकोणीय हो गया है, द्विकोणीय हो गया है। पहले त्रिकोणीय था जी, पहले कांग्रेस जो है मुकाबले में थी, लेकिन अब देखिए सीएसडीएस एक बहुत सीएसडीएस लोक नीति, जिसका मैं छत्तीसगढ़ का हेड हूँ, स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारी अभी सर्वे जो आई थी बजट के पहले की जो सर्वे थी उसमें एक सप्ताह पहले ये कहा जा रहा था मुकाबला है, लेकिन अभी बजट के पहले जो है स्थिति पूरी तरह पलट चुकी है। और कांग्रेस जो है, देखिए कांग्रेस अपनी स्थिति खुद खराब करती जा रही है। कांग्रेस का कोई न तो लीडर है, न नेतृत्व है और न ही आइडियोलॉजी है, और बहुत सारी चीजों में जो है उनकी जो कमियां हैं वो खुलकर सामने आ रही है और खुलकर वो लड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से उनका जो ग्राफ है वो लगातार नीचे गया है और जनता में एक पकड़ जो बन रही थी। भाई ये ठीक है कि शीला दीक्षित के समय में कांग्रेस ने 15 साल काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उसके बाद क्या 15 साल से आपने अपनी उपस्थिति कहाँ दर्ज कराई? जनता के बीच में आपकी जो है कहाँ पर उपस्थिति है? तो तमाम जगह जो है कांग्रेस के जो है जीती जिताई चुनाव को आप हार रहे। छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, तो सब जगह आप अपनी स्थिति खराब करते जा रहे हैं। लिहाजा आप जो है मुकाबले से ही बाहर हो गए हैं। तो अब दिल्ली का जो चुनाव है वो द्विकोणीय हो चुका है। आप पार्टी और भाजपा के बीच में जो है ये मुकाबला रह गया है और ये कहा जा रहा है कि जो स्विंग वोटर है जो कुछ निर्णायक जो वोटर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंतिम समय में अपना फैसला करते हैं, जिसको स्विंग वोटर के नाम से जानते हैं, तो उन पर निर्भर हो गया ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ भाजपा काम कर रही है। और एक महत्वपूर्ण चीज त्रिपाठी जी की देखिए, बजट में जिस तरह से मध्यम वर्ग को लुभाने का प्रयास किया गया है, 12 लाख रुपए तक के आयकर में जो छूट दी गई है और ये कहा जा रहा है कि 40 लाख लगभग जो आयकर दाता है दिल्ली से है, तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट शायद देखने को मिल सकता है। देखिए अभी तो हम लोग केवल प्रयास लगा सकते हैं, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। और ये रणनीति के तहत देखिए, भाजपा ने 1 तारीख को बजट आता है, चुनाव आयोग ने 5 तारीख को वोटिंग किया, तो ये तमाम जो चीजें रणनीति के तहत ये करी गई है और कांग्रेस इन तमाम चीजों को कहीं पर कोई डिफेंड नहीं कर पा रही। जो चीजें हैं वो उन चीजों को रख नहीं पा रही है जनता के बीच में। जी जी बिल्कुल लखन जी, हम आपके पास फिर से आते हैं और काफी कुछ आपसे और जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा वो जो आप कह रहे थे कि जो सर्वे अभी आपका आया है बजट के पहले, उस सर्वे में दो ही बारे भाजपा और कांग्रेस आपके बीच में ही लड़ाई चल रही है। कांटे का मुकाबला है कि वन साइडेड है? नहीं, मुकाबला कांटे का नहीं है। देखिए अब बढ़त तो अभी भी आप पार्टी को है। आप पार्टी ने चूंकि देखिए लोअर क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को खास करके पहले से पिछले जो है 10 साल से ऊपर हो गया उनको वहां राज करते, और वो वर्ग आज भी उनके साथ है। लेकिन चूंकि अब बजट में मिडिल क्लास को टारगेट किया गया है भाजपा के द्वारा और भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है। देखिए 38% जो वोटर था पहले भाजपा का था, और ये निश्चित अभी कहा जा रहा है कि 40-42% यदि वोट भाजपा हासिल कर लेती है तो बहुत सारी सीटें उसकी तब्दील हो जाएंगी। जी जी जी। ऐसे स्थिति में भाजपा तेजी से बढ़त बना रही है। अब देखना होगा कि आज और कल में किस तरह से स्विंग वोटर, सारा जो खेल निर्भर है स्विंग वोटर पर, वो किस तरह से अपना रिएक्शन शिफ्ट होता है, किस तरह शिफ्ट होता है। अजय जी आपकी एक टिप्पणी, फिर एक बार फिर हम जितेंद्र जी से जानना चाहेंगे। जी जो बात कह रहे हैं कि जो इसमें अभी भी स्थितियां जो है, आम आदमी पार्टी स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर जिस तरह से देखिए जो नुकसान झारखंड में हुआ बीजेपी को, वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई हुई, वही नुकसान दिल्ली में होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा क्वालिफाइड मतदाता, ज़्यादा इलेक्टेड मतदाता। दूसरा कांग्रेस की, जैसा अपन बात कर रहे थे, कांग्रेस के डिसीजन गलत हो रहे हैं लगातार और वो उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब संदीप दीक्षित
यंग लीडर हैं, अभी भी दिल्ली में बड़ी पहचान, उनकी माँ 15 साल तक चीफ मिनिस्टर रही हैं और बड़ा परिवार है। संदीप दीक्षित को गलत जगह फंसा दिया। खुद जितेंद्र मिश्रा नेशनल स्पोक्स पर्सन, दिल्ली में अगर ये बैठते अगर तो चुनाव प्रचार करें तो कहीं कुछ तो फायदा मिलता है बीजेपी को। यहाँ बैठे हुए भोपाल में हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस के गलत डिसीजन, गलत नीतियाँ, सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिंदाबाद से चुनाव नहीं लड़े जाते, ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। साहब सिंह वर्मा के लड़के को भी उनके खिलाफ लड़ाया है बीजेपी ने भी। नहीं, वही लड़ाया, लेकिन सवाल कांग्रेस का ये है कि संदीप दीक्षित को गलत जगह फंसा दिया ना। अगर किसी सरल सीट पे फंसाता होता और प्रचार करते वो जी, तो स्वाभाविक रूप से आज की तारीख में आम आदमी पार्टी वहां पर ये जो स्विंग वोटर की बात हो रही है, अभी बजट में जो डिसीजन हुए हैं, अगर इन तो मैसेज कन्वे करना है तो बीजेपी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगी इस बार पिछली बार की तुलना पर। सरकार मुझे लगता है कि अभी भी आम आदमी पार्टी की ही बन रही है वहां पर। मतलब आपका कहने का है कि माँ और बेटे दोनों को हराने का रिकॉर्ड बनाएंगे केजरीवाल जी? स्वाभाविक लग रहा है। चलिए जितेंद्र जी, 2,500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देंगे जो अभी 2,100 देते हैं। 8,500 रुपए बेरोजगारों को देंगे, शिक्षित बेरोजगार जो हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इन सब के बाद जो अभी हमारा पैनल बैठा है, जो डिस्कशन हो रहा है, आप खाता खोलने की स्थिति में नहीं है। नहीं शरद जी, त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये बताऊं कि जैसा अभी चौधरी जी ने भी कहा स्पष्ट कि शीला जी ने काम किया है जी, और ये बात दिल्ली का प्रत्येक वोटर जानता है कि जो फ्लाईओवर्स बने, जो नालों की सफाई का काम हुआ और जो नाली का कंक्रीटीकरण हुआ, जिससे दिल्ली की गंदगी साफ करने का काम हुआ, वो शीला जी के टाइम पर हुआ। इस बात पे कोई दो राय नहीं, सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि आज जो स्थिति है इससे बेहतर स्थिति शीला जी के समय थी। अब CSDS की बात आई। CSDS तो हमें सरकार बना रहा था 23 में, आपने देखा था बहुत सारे सर्वे हमारी सरकार बना रहे थे, तो 400 पार दे रहे थे। मतलब लोकसभा में नहीं, विधानसभा में 23 में मध्य प्रदेश में। अच्छा जी, 400 पार दे रहे थे, कोई 378 दे रहा था, कोई 390 दे रहा था। तो सर्वे का तो अब काम खत्म हो चुका है, सर्वे की विश्वसनीयता पर संकट खड़ा है। अब ये देखिए कि कांग्रेस का 3% वोट है और एक भाई साहब तो हमें 2% पे ला करके खड़ा कर दिया। अपूर्व जी हैं आपसे, मैं आपको बता रहा हूं, 50% वोट बैंक की उड़ीसा में था नवीन पटनायक के साथ। भाजपा ने क्लीन स्वीप किया कि नहीं किया उड़ीसा में? आप देखिए, रातों रात बदलता है। मध्य प्रदेश में हम सरकार बदल रहे थे, सरकार से बाहर हो गए। हरियाणा में बना रहे थे। मैं बता रहा हूं आपको, 400 पार का सारे लोग गणित कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने जा रही। भारतीय जनता पार्टी का आकलन था, सर्वे का आकलन था, सारे लोगों का था। क्या हुआ? 230 पे आकर खड़े हो गए कि नहीं हो गए? 230-40 जो भी रहा। मेरा ये कहना है, बंगाल में भी आप सरकार बनाने जा रहे थे, दिल्ली में पिछली बार आपकी भारतीय जनता पार्टी। मेरा ये कहना है त्रिपाठी जी कि आज की स्थिति में 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी कहा जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक अगर सक्सेस हो गए तो आप बता दीजिए। हमने भी सर्वे किया है, हम भी आपके यहाँ एक ऑटो वाले से मिले, उसने कहा था पिछली बार कि केजरीवाल की आंधी है। अब की बार वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी देखा, आम आदमी पार्टी की सरकार को भी देखा। यूपी बिहार का बहुत मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, मैं तो अपनी बात खत्म बोल रहा हूं। यूपी बिहार का पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा वोट बैंक वहां काम करता है। उसने ये कहा कि साहब गंगा सफाई के नाम पर ये पैसे खा गए, यमुना सफाई के नाम पर ये पैसे खा गए, सीधी बात है। अब आप ये बताइए, 39 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आम आदमी पार्टी की सरकार है और 20 जो हैं वो मानक स्तर पर फिट नहीं बैठ रहे। 39 का जो मल है, जो अमोनिया प्रोडक्ट कर रहा है, वो सारा का सारा गंगा मिल रहा है। आपकी आंखों को दिखाई नहीं दे रहा था, आप इतने दिनों सरकार कसम खाई थी आपने। तो ये सारी चीजें जनता समझ रही है। ये के लिए कीजिए, आप आरोप भी गलत लगा रहे हैं। नहीं, गंगा सफाई उनकी कह रहा हूं, यमुना सफाई आपकी कह रहा हूं। कसम आप गंगा सफाई बीजेपी के लिए कह रहे हैं, यमुना सफाई आपके लिए कह रहे हैं। आप ये बताइए, 7 MLA आपके बता रहे कि आपने झूठ बोला था। वो आपके विरोध में खड़े होकर कह रहे हैं कि हाँ केजरीवाल ने झूठ बोला था। हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो आपके MLA है ना जो आपकी पोल खोल रहे हैं। टिकट नहीं मिली ना उनको। नहीं, ठीक है ना, तो कम से कम ये टिकट नहीं मिली, आपकी आंतरिक व्यवस्था है, लेकिन वो आपकी योजनाओं की पोल खोल रहे हैं। 3800 मीट्रिक टन का जो अनट्रीटेड प्लांट वो है, वो आपने क्यों जाने दिया साहब?
आपको दिल्ली सरकार ने काम नहीं करने दिया, दुनिया तमाम चीजें हो गई, ये तो आपके हाथ में थी। कम से कम ये तो जान और का खतरा है, इस तरह का पानी यमुना का अगर आप पिलाएंगे तो इसका आरोप आपके ऊपर सीधा है। और हर दिल्ली वासी घर घर में इस बात से ले परेशान है कि कम से कम उसे शुद्ध पानी पिलाने की तो बात होना चाहिए थी। 900 AQI अगर बिगड़ा है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार की बदौलत प्रदूषण हुआ है वहां पर के ये सारे के सारे दिल्ली की। त्रिपाठी जी ने भी स्पष्ट किया, दिल्ली के मतदाता पढ़ा लिखा मतदाता है, वो ये समझ रहा है कि पिछले 10 सालों से केंद्र सरकार ने हमारा खून चूसने का काम किया। दिल्ली चुनाव सामने आ गया तो उठा करके, चूंकि वहां पे कर्मचारी वर्ग ज्यादा है, शहरी वर्ग ज्यादा है, तो उठा करके आपने उसमें 12 लाख की लिमिट कर दी। 8वां वेतनमान सर पे खड़ा है, अब भी कटौती करने के लिए आप तैयार हो जाओगे। बिहार चुनाव को लेकर के जो आपने पैकेज दिया, देखिए आप 2025 का दौर है त्रिपाठी जी, हर आदमी एक चाल के पीछे 2-2 चाल लिए बैठा है। अब आप गुमराह नहीं कर सकते कि हमने ये किया वो किया, दोनों की यथार्थ स्थिति उसके सामने। मैं फिर कह रहा हूं कि आज कांग्रेस वहां पर दिल्ली पर बेहतर करने जा रही, कल्पना भी नहीं की होगी आपने किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ेगी दिल्ली में। मतलब सरकार बनाएंगे आप? सरकार हमारे बिना नहीं बन पाएगी, ये आप बता दे रहा हूं। जैसे पहले था 6 सीटें थी आपकी। त्रिपाठी जी 6 तो भूल जाइए, इस बार तो कोई भी सरकार कांग्रेस की मदद के बिना वहां बन ही नहीं सकती है। इस स्थिति में आने वाले हम तो मैंने आप पार्टी को आप लोग अभी देखिए, ये बात की बात है हमें क्या करना है, लेकिन आज की स्थिति में मैं इस तरह के दावे नहीं करता कि अपूर्व जी आ ही रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही, लेकिन मैं इस बात का दावा करता हूं कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, स्पष्ट दिख रहा है कांग्रेस की मदद के बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। चलिए अपूर्व जी, कांग्रेस का समर्थन मिल जाएगा आपको, बीजेपी को तो देने वाले नहीं है निश्चित तौर पे। जितेंद्र जी अब आप बोलिए। खुद 2% से नीचे आने वाले हैं, हमें उनका समर्थन नहीं चाहिए। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ स्पष्ट कर देता हूं। शीला दीक्षित जी के बहुत बखान अभी हमने सुने टीवी पे, हमारे साथी कर रहे थे, उन्होंने ये किया वो किया। हमें याद है किस तरीके से शीला दीक्षित जी के टाइम पे बिजली की कटौती हुआ करती थी जी, हमें याद है, हम भूले नहीं है किस तरीके से सड़कों का हाल था। कचरे के पहाड़ जो शीला दीक्षित जी लगा के गई हैं, हमारी सरकार उसे साफ करने में लग रही है। तो आप शीला दीक्षित जी के जो उन्होंने दिल्ली को पीछे धकेला है उसकी बात मत कीजिए जितेंद्र जी। सबको पता है अगर इतना काम उन्होंने किया होता तो एक नए नेता, जो कि नेता भी नहीं थे अरविंद जी, वो चैलेंज करके नई दिल्ली विधानसभा में गए थे शीला जी को और साफ बोल के गए थे जनता को कि अगर हमने काम किया है और हम काम करने के लिए आपको लगता है। अरविंद केजरीवाल का रोल नहीं है, अन्ना हजारे की बात कीजिए, अन्ना हजारे की वजह से बैठे हो भैया, इस पर भी तो कम से कम उनका धन्यवाद कर दो, आज चैनल पे बैठे हो। अरविंद केजरीवाल की कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी उसमें। बीजेपी की भी टीम को मैं स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी 2 करोड़ दिल्ली वालों की वजह से यहाँ बैठी है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 2 करोड़ दिल्ली वालों की वजह से हम यहाँ बैठे। माहौल किसने बनाया था अपूर्व जी? देखिए सीधी सी बात है, जिस तरह का भ्रष्टाचार अरे जितेंद्र जी की पार्टी ने फैलाया था, उनको याद तो करो भाई, के खिलाफ चला था, देखिए मूवमेंट चला था। बीजेपी को आप नहीं रिप्लेस कर पाते हैं अपूर्व जी, जहां भी रिप्लेस किया है कांग्रेस को किया है, चाहे पंजाब में चाहे दिल्ली में, बीजेपी को नहीं रिप्लेस कर पाते। मैं आपको स्पष्ट कर दूं त्रिपाठी जी, दिल्ली में नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, हमने उन्हें भी हराया है। गोवा के अंदर हम 2 सीट लाए हैं, वो भी हमने इनको हरा के लिए। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर डोडा विधानसभा से जो हमारे प्रत्याशी जीते हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की उस सीट से भाजपा के प्रत्याशी को हराया है। डोडा सीट में अपूर्व जी, जो हमें मालूम है, थोड़ा बहुत कश्मीर के बारे में जानते हैं, वो बहुत बड़े समाज सेवी हैं जिनने झाड़ू चुनाव चिन्ह ले लिया था, वो निर्दलीय लड़ते तो भी जीतते। त्रिपाठी जी वो आम आदमी पार्टी के फर्स्ट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, उससे पहले पार्षद भी वो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे ही थे। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई उन्होंने नया नया कोई सिंबल ले लिया हो, वे आम आदमी पार्टी के बहुत पुराने वॉलंटियर हैं। और जब महराज मलिक की यहाँ बात होती है तो मैं आपको कल का ही वाकया बता देता हूं। पहाड़गंज इलाके में महराज मलिक जी रुके थे और रात को 1 बजे भाजपा की पुलिस ने वहां से उनको निकाल दिया जी। और ये सबने देखा, उन्होंने वीडियो भी ट्वीट किया है, ट्विटर पे आप लोग देख सकते हैं कि इतने बड़े समाज सेवी जो जनता का एकदम सामान्य वर्ग से जो आदमी आता है उसको भी प्रचार करने से कैसे रोका गया है। सबसे पलट मैं आपको बता दूं
आम आदमी पार्टी में एक बार फिर रिपीट करूंगा त्रिपाठी जी, 60+ सीटें जीतकर आएंगी और भाजपा की बी टीम यही ऐसे ही बैठी रह जाएंगी और इंडिया अलायंस से भी इनको फिर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि इंडिया अलायंस भी मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं अपने साथी को कि जब इंडिया अलायंस की नींव रखी गई थी तो उस समय ही कहा गया था कि क्षेत्र के अंदर जब चुनाव होंगे तो जो वहां क्षेत्र में मजबूत अलायंस की पार्टी होगी उसको बाकी पार्टियां सपोर्ट करेगी। और यही चीज अखिलेश जी ने भी कही कि इसी बात पे, इसी तर्ज पे इंडिया अलायंस बना था कि जो क्षेत्र में जो पार्टी मजबूत होगी उसको हम समर्थन देंगे, लेकिन इनको वोट काटने हैं, इनको भाजपा का संरक्षण मिला हुआ है तो ये लोग तो भैया वोट काटने आए। तो आपका मतलब यह है कि इनको चुनाव नहीं लड़ना था, मैदान छोड़ देना था। देखिए ये तो मैं नहीं कहूंगा, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। यही तो कह रहे हैं आप। कार्यालय से लड़ना, चुनाव भाजपा के कार्यालय से लड़ना गलत है। भाजपा कार्यालय से किस जगह बिठा रखा है खेमचंद जी आपने कांग्रेस वालों को? क्या आपने जहां आपका कार्यालय है उसके साइड में दे रखा है? खर्चा पानी आप उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं? लेकिन साथ में सवाल यह है खेमचंद जी कि जैसा कहा जा रहा था, आपके नेताओं ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल जी मुफ्त में बहुत कुछ बांट रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं कर रहे दिल्ली का। आप उनसे एक कदम आगे बढ़ गए, 500 का सिलेंडर, सब्सिडी, 2500 रुपए महिलाओं को, ये आप भी उनकी जैसे हो गए, आप तो और आगे बढ़ गए। खेमचंद जी आता हूं, यहाँ भी चुनाव में वादा किया था सिलेंडर का, मोदी जी ने आज तक नहीं आया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लगातार बोल रहे हैं, मैंने चुपचाप उनको सुना है जी। तालीम का ये भी सुने जी, सुन लीजिए अपूर्व जी। पार्टी सुबह कर रही है, उसके पर धोखा देने का काम कर रही है, स्वांग कर रही है। स्वांग करने वाले नहीं आते, कभी पुलिस वाले बन जाते हैं, कभी वो एयरप्लेन चलाने वाले बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। ऐसे ऐसे करके जो स्वांग करते हैं वैसे ही स्वांग करने वाली आम आदमी पार्टी करती कुछ नहीं है। हम प्रॉपर रोड मैप बनाते हैं, प्लान बनाते हैं और जो डूएबल है वही हम लोगों के सामने रखते हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा घर में टॉयलेट बनवाऊंगा, बनवाई। उन्होंने कहा किसानों को मदद करूंगा, लगातार कर रहे हैं। 18 किस्त जा चुकी हैं, 3,60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा हम लोग ऑलरेडी किसानों को दे चुके हैं। जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं कि फ्री में बिजली दूंगा तो उन्होंने 1 लाख करोड़ का प्रोविजन किया पिछली बार जी कि भाई मैं हर घर सूर्य घर योजना के माध्यम से सोलर लगा के सभी को फ्री बिजली दूंगा और कमाने का मौका भी दूंगा। अब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गरीबी को समझते हैं, गरीबों की समस्याओं को समझते हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी बेस्ड जो लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनियां, उसमें काम करने वाले करोड़ों लोगों को राहत देने का काम किया है, जो कोई सोच ही नहीं सकता था। केजरीवाल जी सिर्फ उनको धोखा दे रहे थे, तो उनको सम्मान देने का काम, अधिकार देने का काम, स्वास्थ्य का बीमा देने का काम और उनको सोशल सिक्योरिटी देने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस बजट में करा है। मिडिल क्लास को बड़ा फायदा दिया, ये तो सोच भी नहीं पा रहे थे। इन्होंने कहा कि 10 लाख तक का आप छूट दे दो, ये 10 लाख से ऊपर सोच ही नहीं पाया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 12 लाख तक दे दी, जो इफेक्टिव 13.25 लाख तक है। 13.25 लाख तक के हम पे सैलरीड वाले को कोई भी टैक्स नहीं देना, बहुत बड़ी राहत है। जिनकी सैलरी ज्यादा है उनको भी बजट है, क्योंकि स्लैब को बढ़ा दिया है। हर एक व्यक्ति को 1,000 रुपए से लेके 1,10,000 रुपए तक का इसमें बेनिफिट होने जा रहा है। बुजुर्गों का भी फायदा करा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तेजी से डेवलपमेंट होगा। और हमने जो दिल्ली स्पेसिफिक योजनाएं बनाई हैं, जो बोली हैं, वो तब बोली हैं जब अन्य राज्यों में हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं। बहनों को सम्मान देने की बात हम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हम कई राज्यों में कर रहे हैं जी, तो दिल्ली में भी कर पाएंगे। डबल इंजन की सरकार होगी, कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, बहानेबाजी नहीं करेंगे, हर मूलभूत समस्या का हम समाधान करेंगे। इसलिए आज दिल्ली कह रही है आपदा को भगाना है, भाजपा को लाना है। जी खेमचंद जी, एक सवाल है आपसे की बातें करते हैं, खेमचंद जी आपसे ही सवाल है, दूसरों पे डालने का काम करते हैं। खेमचंद जी, हरियाणा जिम्मेदार, पानी के लिए यूपी जिम्मेदार, प्रदूषण के लिए अन्य राज्य जिम्मेदार, सड़क टूटी फूटी पड़ी है तो देखिए एलजी हमें परमिशन नहीं दे रहे इसलिए नहीं बन रही है, या फिर हमें जेल भेज दिया जी, हम इसलिए काम नहीं कर पाए। अरे आप घोटाला करोगे, कमीशन खोरी करोगे तो आपको जेल भी ना भेजा जाए। खेमचंद जी, जो बहानेबाजी, खेमचंद जी एक सवाल है, सवाल है खेमचंद जी, दिल्ली का अभी तक के इतिहास में, हालांकि बीच में दिल्ली में चुनाव नहीं हुए, शुरू में हुए, 56 में हुए, फिर बाद में हुए, पहली बार, यह पूर्व जी से भी मैं पूछूंगा, पहली बार घाटे का बजट पेश किया है विधानसभा में, पहली बार। और उसमें आरोप यह लगा कि ये जो मुफ्त में दे रहे हैं केजरीवाल जी, वो इस कारण घाटे का बजट पेश हुआ दिल्ली में, हमेशा फायदे का बजट पेश हुआ है। ऐसे में आप एक मिनट, ऐसे में आप उनकी जगह 2100 की जगह 2500, आप 21,000 गर्भवती महिलाओं को गैस सिलेंडर से लेके बहुत सारे, तो मतलब अब ये मान लिया जाए कि घाटे का बजट आप भी लगातार पेश करते रहोगे, घाटा बढ़ता जाएगा अन्य राज्यों की तरह।
घाटे का बजट इन्होंने इसलिए प्रस्तुत किया जी, क्योंकि इन्होंने कुछ काम नहीं किया, करप्शनबाजी ज्यादा की। 5,000 रुपए के कमरे को आप 35,000 रुपए का दिखाओगे तो घाटे का बजट तो होगा ही होगा। जी, इन्होंने कहा था कि हम ऑडिट करा के बिजली को सस्ती करेंगे, सब्सिडी देके इन्होंने 5-10% लोगों को जो फायदा पहुंचाते हैं वो सब्सिडी देके फायदा पहुंचाते हैं, तो वहां भी करप्शन है। हजारों करोड़ का इन्होंने दिल्ली वालों को, दिल्ली के टैक्स पेयर को चूना लगा दिया शराब घोटाले में, जी, सड़कें बनाने में, सौंदर्यीकरण के नाम पे, पेड़ लगाने के नाम पे कहते हैं करोड़ों पेड़ लगा दिए, एक पेड़ दिखाई नहीं देता, ग्रीनरी खत्म हो चुकी है दिल्ली में से। तो जो इन्होंने पूरा एक तंत्र ऐसा बनाया हुआ है जो लूट खसोट कर रहा है, कमीशन खोरी कर रहा है, उसकी वजह से खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है। हम इस तंत्र को हटा देंगे, भगा देंगे। हम जितने भी करप्शन के इन्होंने सिस्टम तैयार किए हैं उनको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ये सिस्टम एफिशिएंट हो जाएगा और एफिशिएंट सिस्टम में घाटे का बजट नहीं होगा। जी, डुएबल है, जो भी हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो डुएबल हैं। और फिर हमें आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आशीर्वाद भी रहेगा, केंद्र सरकार की मदद भी रहेगी। हम ये चीजें करके दिखाएंगे जिस तरीके से हमने अन्य राज्यों में किए, इसलिए लोगों का विश्वास बढ़ा है। आज लोग खुल के बीजेपी के साथ आ रहे हैं, मोदी जी की गारंटी में विश्वास कर रहे हैं कि भाई हमने इनको बार बार देखा। ये तो आरोप लगाते हैं, अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते। ये तो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि ये विपक्ष में या आज भी एनजीओ चला रहे हैं, ये सरकार में नहीं है। कहते हैं कि हम जेल चले गए जी, कोविड था जी। अरे कोविड था जी तो शीश महल कैसे बन गया जी? कोविड था जी तो हर मोहल्ले में आपने 3-3 ठेके कैसे खोल दिए पैसे लेके? जी, कोविड था तो सारे काम रुकने चाहिए थे। जहां कमीशन खोरी करनी थी, हजारों करोड़ रुपए आप लोगों ने टीवी विज्ञापन पे, प्रिंट मीडिया विज्ञापन, इवन विदेशों में जो डिजिटल मीडिया के चैनल्स हैं वहां पे आपने दे दिए, लेकिन काम नहीं किया कुछ। आज दिल्ली वालों की ऑन एन एवरेज उम्र 10 साल कम हो गई। भाई साहब आप भोपाल में बैठे हुए हैं, आप स्वस्थ हैं। अगर आप दिल्ली में बैठ के चैनल चलाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी जी, आपको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए हम आते हैं खेमचंद जी आपके पास, एक बार मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, कुछ ऐसी भी डील हुई है क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, केजरीवाल जी की, कि सरकार आपकी आई तो हमें भी कुछ पद देंगे? कुछ ऐसी भी डील हुई है क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी कभी कोई डील नहीं करती है जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना बड़ा दिल है कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस की 2 सीटें थी, 1 सीट थी पिछले चुनाव लोकसभा में, उनको 17 सीटें दी थी जी। हरियाणा छोड़ा उनके लिए, महाराष्ट्र में समझौता नहीं हुआ तो खुद लड़ी समाजवादी पार्टी, 2 सीटें जीत के आई वहां पे भी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा भाजपा को हराना चाहते हैं। यहाँ भी लेना था फिर आपको 1-2 सीट दिल्ली में, नहीं, खासकर बॉर्डर एरिया में। बात सीट की नहीं है, बात है भारतीय जनता पार्टी को हराने की। जो इनका झूठ तंत्र और लूट तंत्र चल रहा है, आप मध्य प्रदेश का हाल देखेंगे कि कांस्टेबल के पास हजारों करोड़ों की संपत्ति निकलती है। अभी संजय शर्मा विधायक है, जो मैंने अभी मुद्दा भी उठाया था कि सारा की जमीनें हेर फेर करके, संजय पाठक बताया था, संजय पाठक ने 1,000 करोड़ की जमीनों को उनकी कंपनियों के द्वारा केवल 90 करोड़ में खरीद लिया जाता है। खेमचंद जी से भी मेरा सवाल है कि मध्य प्रदेश में 1 साल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, यहाँ 500 रुपए में गैस सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? 3,000 जो बहनाओं को मिलना चाहिए वो आज तक क्यों नहीं मिल रहा है? साथ में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के मुद्दा अभी गर्भवती महिलाओं को नहीं, ये दिल्ली चुनाव का मुद्दा जनता के दिल्ली की जनता को इनका झूठ सामने आना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जहां इनकी सरकार है। तो मनोज जी दिल्ली से खेमचंद जी और बातें क्यों कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में जितना प्रॉमिस किया उतना बहनों को मिल रहा है लगातार। 3,000 रुपए प्रॉमिस किया था, 3,000 रुपए प्रॉमिस किया था, पैसे देते और आप कह रहे पैसा नहीं आ रहा है। जो झूठ, बहनों के पास जाओ, लाडली बहना योजना कहां से शुरू हुई? शिवराज सिंह जी ने 3,000 रुपए प्रॉमिस किया था, नहीं मिल रहा है। आपके घोषणा पत्र में 500 रुपए सिलेंडर दिया था, माध्यम से आप निकाल के बताइए हमारी बहनों के 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है क्या? घोषणा पत्र में दिया गया था मध्य प्रदेश में 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। चलिए अभी तो दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 500 देंगे खेमचंद जी? दिल्ली में जब देंगे, पहले 1 साल यहाँ हो चुका नहीं दिया, तो दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए कि इनके भारतीय जनता पार्टी के जुमले हैं। 15 लाख मिला क्या जनता को? 15 लाख मिला क्या जनता को? 500 रुपए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, इनके नेता भ्रष्टाचार करते हैं। फिर भी लगातार उनके राज्य बढ़ते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं। 16 राज्यों में है वो सरकार बीजेपी की। मनोज जी ठीक है, ये सबसे मेन मुद्दा है। आप भी त्रिपाठी जी देखिए कि 500 रुपए इनके घोषणा पत्र में था कि मध्य प्रदेश में सिलेंडर देंगे, आज तक नहीं मिला। चलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, अपूर्व जी बोल रहे हैं कि राजस्थान में भी नहीं मिल रहा। जनता के सामने आना भी चाहिए। इन्होंने कहा था शिवराज जी ने
कि 3,000 रुपए बहनाओं को देंगे, आज तक नहीं मिल रहा, 1,250 रुपए मिल रहा है। चलिए, मध्य प्रदेश की बात ही नहीं हो रही, दिल्ली की बात हो रही है। इसलिए चूंकि आप मध्य प्रदेश से आते हैं, वो दिल्ली में बैठे हैं खेमचंद जी और अपूर्व जी, तो वहां की बात करें, अभी फिलहाल दिल्ली की बात करें। एक बार फिर लखन जी के पास चलते हैं। लखन जी, जिस तरह आपने कहा कि बड़ी तेजी से बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ, 38% की जगह अगर 42% पहुंच गया तो मुझे लगता है कि सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। 4% बहुत होता है, और जो स्विंग वोटर होता है मुश्किल से 1% या 1.25% होता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, भाजपा ने कोई मोर्चा खाली नहीं छोड़ा है जी। देखिए, पहले कितने जो है महीनों से बल्कि सालों से कहा जाए कि भ्रष्टाचार का जिस तरह से आरोप लगाया गया, और उसके बाद जो है सत्येंद्र जैन से लेकर केजरीवाल तक को जेल में डालने का काम किया गया, शराब घोटाला को जिस तरह से जो है राष्ट्रीय स्तर पर उसका परसेप्शन बनाया गया, तो इन तमाम चीजों का लाभ तो भाजपा को मिल ही रहा था। भाजपा ने जनता के बीच में एक भ्रष्ट पार्टी, और ऐसी भ्रष्ट पार्टी जो ईमानदारी की बात कहकर सत्ता में आई थी, तो ये तमाम चीजें का परसेप्शन तो पहले ही भाजपा क्रिएट कर चुकी थी। और उसके बाद रेवड़ी कल्चर की बात जो होती है और अभी भी हो रही है कि भाई पहले जो है आप पार्टी के रेवड़ी कल्चर की आलोचना खूब जो है भाजपा और मोदी जी स्वयं करते रहे, और इस बार जिस तरह से घोषणा भाजपा की तरफ से हुआ, तो अब रेवड़ी कल्चर का तो अंतर रह नहीं गया है, बल्कि कई मामलों में आपने भी बताया और सब ये जान रहे हैं कि आप पार्टी से ज्यादा बढ़ चढ़कर घोषणाएं जो है भाजपा ने किया है, और भाजपा से ज्यादा बढ़ चढ़ कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने किया है, बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो मुझे लगता है कि मुझे क्या, सभी जो जानकार हैं वो भी कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में रेवड़ी कल्चर से अधिक और चीजें जो है वो निर्णायक होंगी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बजट का जिक्र जैसे कि किया गया, और जो है देखिए, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है, तो पहले आप पार्टी का जो वोट बेस है, जिसको कहा जाए कि वोट बैंक है, वोट बेस है, वो लोअर क्लास में अधिक है, अपर क्लास में भाजपा का था। तो निर्णायक भूमिका मिडिल क्लास की होने वाली है, मध्यम वर्ग की होने वाली है, और मध्यम वर्ग ये जो आयकर छूट हो या बजट की और जो घोषणाएं हो, उसको किस तरह से लेता है, इस पर निर्भर करेगा। और निश्चित तौर पर जिस तेजी के साथ भाजपा जो है अपनी साख बढ़ा रही है, और तो उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस का तो जो है छोड़ ही दीजिए, आप पार्टी किस तरह से सरकार में वापस आती है, सरकार बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। और निश्चित तौर पर देखिए कि भाजपा का पड़ला जो है भारी है और लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। लखन जी, लेकिन आयकर की बात कर रहे हैं, अगर उसको ढंग से देखिए आप, तो नया प्लान जो आया है आयकर का, उसमें बाकी सारी छूटें खत्म हो गई हैं, LIC से लेके जो अन्य छूट मिलती थी। तो अगर आप नीचे तक जाएंगे, ठीक है 3 से 4 लाख तक छूट दे दी है, नीचे तक जाएंगे तो जो नया प्लान है उसमें ज्यादा पैसा लगेगा, 12 लाख से ऊपर में। भाई बिल्कुल, पुराने स्लेब में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना जी, केवल नए स्लेब में चेंज हुआ है। हाँ, लेकिन देखिए भाजपा की खासियत क्या है, किसी भी चीज को प्रोजेक्ट जिस तरह से करती है जी। आज पूरा देश केवल और केवल आयकर छूट पर बात कर रहा है, तो हाँ, जब तक आम आदमी के समझ में आएगा वो घड़ी, तब तक चुनाव हो चुके होंगे। जी बिल्कुल, प्रोजेक्शन और जो एक परसेप्शन, प्रोजेक्शन और परसेप्शन जिस तरह से क्रिएट होता है, और मोदी जी उसको लेकर देखिए किस तरह से हमने शून्य कर दिया 12 लाख रुपए तक, उसको लेकर आज किस तरह से दिल्ली में प्रचारित कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इन सब चीजों को, तकनीकी चीजों को नहीं समझ पाते, और जो है एक तरह से कहा जाए कि उसके जाल में फंस जाते हैं। तो ये भी इसलिए भी देखना बड़ा मजेदार हो रहा है। जी, आप भी बजट है ना, स्लैब है, उस स्लैब में बहुत सारा पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। 1 मिनट दीजिए, मैं इसका जवाब दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। खेमचंद जी आप दे दीजिए, फिर हम। मेरे जैसा वर्किंग क्लास लगातार 17-18 साल से टैक्स देता है जी, और 2014 से पहले स्लैब कितना था? 2 लाख का, 2 लाख से ऊपर आपको टैक्स देना है। आप 1 लाख रुपए की उसमें ETC की, आप उसमें बेनिफिट भी ले लो, जिसको बाद में बढ़ाया गया 1.5 लाख तक जी। ETC में LIC भी लगा लो, PPF भी लगा लो, EPF भी लगा लो, बच्चों के जो ट्यूशन फीस लगा लो। कितना होगी? 2 + 1 3, ये 12 है भैया, 12 लाख जी। और 12 में 75,000 की आपकी एग्जेम्पशन भी है, जो स्टडी डिडक्शन, 13.25 लाख हो गया। 13.25 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है। ये तो 13.25 लाख कमाने वाले की बात है। अब आप 20 भी कमा रहे हो, 24 भी कमा रहे हो, तो भी आपके लिए स्लैब बढ़ा दिया है।
एक गरीब मतलब 30 से 25% किया है, 20 से ऊपर आपने, लेकिन उसका पूरा गणित निकालेंगे खेमचंद जी तो अगर तीसरे स्लैब में अगर जो पुराना स्लैब है उस पे अगर आपको 7 से 8 हजार रुपए लग रहा है टैक्स, तो नए वाले में 1 लाख के लगभग लग रहा है। अब चूंकि बजट समय हमारा समाप्त हो रहा है, बजट पे बात नहीं हो रही, नहीं तो मैं आपको समझा देता। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं मोटी मोटी एग्जैक्ट नहीं बता रहा। मेरा जो टैक्स है अभी मैं भी पुराने टैक्स के अनुसार भरता हूं, क्योंकि मैं HRA क्लेम करता हूं और दूसरी एग्जेम्पशन क्लेम करता हूं। लेकिन जैसे ये 25-26 का स्लैब आएगा जी, मेरा जितना क्लेम के बाद टैक्स बनता है मेरी इनकम पे, उससे कम 2-4 हजार रुपए नए स्लैब से बनेगा। तो मैं क्यों वो कागजी झंझट पालूं, क्यों सारे कागज में इकट्ठे करके मैं संभाल के रखूं, फिर उनको दिखाने के लिए रखूं, ये सारी कॉम्प्लिकेशन हट गई है। क्या कह रहे हैं अपूर्व जी, संक्षेप में थोड़ा सा। अपूर्व जी, मैं कहना चाहूंगा खेमचंद जी से कि जब नए टैक्स स्लैब में आप टैक्स भरेंगे तो ऑफ कैमरा आप भी बीजेपी की बुराई करेंगे, आप भी माथा पीटेंगे। अरे नहीं भैया, 18 साल से भर रहा हूँ। आपके मुस्कुराहट बता रही है, मुस्कुराहट बता रही है, अभी भी काम करता हूँ। चलिए अपूर्व जी, आप मेरा पैशन है, अपूर्व जी के लिए सेवा है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरी रोजी रोटी मेरे काम से चलती है। मेरे कुछ सीए से बात हुई है, उनके जितने भी क्लाइंट हैं सब पुराने उससे ही भर रहे हैं, नए में बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिफरेंस आने पे लाखों में बढ़ जाता है। मैं कह रहा हूं, मैं खुद करता था, अब नए में आप कंपेयर करिए, जैसे ही टैक्स स्लैब में आप कैलकुलेट करेंगे 12 लाख का एग्जेम्पशन, और जो स्लैब बढ़ाया गया है 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24, ये अपने आप में 1,10,000 रुपए का बेनिफिट देता है। 1,10,000 का बेनिफिट मतलब उनको भी जिनका हायर टैक्स है, जिनका 30%, 25% है, उनको भी 1 लाख रुपए का खेमचंद जी, हम आपसे बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे कि आपने पुराने स्लैब में भरा कि नए स्लैब में। मैं कहता हूं कि मिडिल क्लास आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बहुत खुश है। चलिए अभी चुनाव में तो फायदा मिल जाएगा। आज भी मांगता है मिडिल क्लास, 15 लाख आज भी मांग रहा है, खेमचंद जी दिलवा दीजिए। चलिए अभी 15 लाख नहीं हुआ है अपूर्व जी, उस पर जब जाएंगे गणित में। आम आदमी पार्टी ने क्या दिया है, ये चुनाव आम आदमी पार्टी का है, आपको बताना पड़ेगा। जी जी, सुबूफे वर्सेस सर, काम वाली बीजेपी। आपके घर की महिलाएं मुफ्त बस यात्रा कर रही है, दिया है आपके घर में 2 यूनिट मुफ्त बिजली दी है, नहीं पानी मुफ्त दिया है, आपके बच्चों के लिए अच्छे वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं। करने का है वो मुफ्त पानी, बिजली, महिलाओं की यात्रा सब बीजेपी भी कर देगी अपूर्व जी, चिंता न करें। जी अजय जी, ये तो लंबी बहस का विषय है, इनकम टैक्स वाला प्लॉट जो लंबी बहस का विषय है, तमाम चीज़ें वो अगर आपने बहुत शॉर्ट में है कि अगर आपने बहुत अच्छा किया होता तो लोग आज भी ओल्ड रिज्यूम में जाने का प्लान नहीं कर रहे होते। पर कुल मिलाकर के ये रखता है कि बीजेपी का परसेप्शन और प्रेजेंटेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो लखन जी कह रहे थे बहुत शानदार होता है, और वो स्विंग वोटों को अगर प्रभावित कर देता है तो भी स्थिति बहुत सुधर सकती है। लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूँ, मेरा अपना जितना अध्ययन है, जितना मैंने किया है, देखा है कि अभी भी उसके बाद स्विंग वोटर्स की रिएक्शन के बाद, स्विंग वोटर के घूमने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी आज की तारीख में भी, आज अभी हम लोग डिबेट कर रहे हैं, आज भी आम आदमी पार्टी वहाँ बेहतर स्थिति में है। जी चलिए अपूर्व जी बेहतर स्थिति में है। खैर लोकतंत्र है, इसमें परिवर्तन होता रहना चाहिए, क्यों जितेंद्र जी? निश्चित तौर पर, और कुछ चीजें इस चुनाव में एक नई देखने में आएंगी त्रिपाठी जी, जिसका आप आकलन नहीं करेंगे। पिछले चुनाव से मैंने देखा है कि सारे सर्वे फेल होते हैं, जनता के मन की जो बात होती है वो बाद में समझ में आती है। आज भी मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अंदाजा लगा रही है दिल्ली को, जिस तरीके से हल्के में ले रही है दिल्ली 2025 की दिल्ली, हल्के में नहीं ले रहे, बहुत भारी में ले रही, तभी इतनी बड़ी बड़ी घोषणा हुई। नहीं त्रिपाठी, मेरा ये कहना है कि जिस तरह का अंदाजा लगा रही है वो अपने आप को लेकर के, आप पार्टी लगा रही है अंदाजा? ना भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से बढ़त की बात कर रही है दिल्ली में, मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होने वाला है ये दिल्ली का चुनाव। ये सारी घोषणाएं आप देखिए, अभी बजट को लेकर के चीजें आई, टैक्स स्लैब को लेकर के चीजें आई, जितनी भी घोषणाएं हैं सारी की सारी घोषणाएं जब आप धरातल पर देखते तो फर्जी साबित होती, गलत साबित होती। जो आप अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि परसेप्शन और प्रेजेंटेशन का गेम रहता है, अब समझ गई है, इसीलिए 2030 और 40 पर ला करके खड़ा कर दिया। अगर अभी भी जनता गुमराह होती रहती 400 पार का आंकड़ा निकल जाता, दिल्ली इनको यथार्थ से परिचित करा देगी। चलिए समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद खेमचंद जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपूर्व जी आपको, मनोज जी आपको,
और जितेंद्र जी आपको, और लखन जी आपको, और अजय जी आपको हमारे साथ जुड़े और अपना अमूल्य समय दिया। तो आज की चर्चा में इतना तो तय है कि मुकाबला सिर्फ आप और बीजेपी के बीच में। दोनों ही दलों को अपनी अपनी जीत पर भरोसा भी खूब है। हालांकि आखिरी फैसला दिल्ली की जनता को करना है, जिसे लुभाने के लिए दोनों ही दलों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मुफ्त की रेवड़ियों को चुनाव थाली में सजाकर पेश कर दिया है। अपने को जनता का हितैषी साबित करने की होड़ में एक दूसरे पर कीचड़ भी खूब उछाली गई है। पार्टी में तोड़फोड़ से लेकर हर वो हथकंडा भी अपनाया गया है जो सियासत की नैतिक किताब में प्रतिबंधित श्रेणी में आता है। फिर भी क्या नैतिक है और क्या अनैतिक, इसका फैसला आप और हमसे बेहतर दिल्ली की जनता को करना है, जो वो 5 तारीख को करेगी, जिसके नतीजे 8 फरवरी को सबके सामने होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।